क्लास 8वीं के बच्चों, आपके भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 1 पर आधारित कुछ MCQ प्रश्न हम लोग हल करते हैं। ठीक है, आपके समक्ष देखिए, जिस प्रकार का MCQ प्रश्न है उसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि भूगोल के चैप्टर नंबर 1 पर आधारित आपके जो सवाल हैं उसके संबंध में आपकी क्या समझ है, और उसे मैं डिटेल्स भी बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, पहला है कि सतत विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में दिया गया था। तो इसमें 4 उत्तर है: रियो, मॉन्ट्रियल, पेरिस और टोक्यो। बच्चों, सबसे पहले तो समझना होगा कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्या चीज़ है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको समझाऊंगा, उसकी अवधारणा, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो 4 नाम आए हैं उनके बारे में मैं बता दूँ कि इन नामों का क्या मतलब है। पहला जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, रियो, ये ब्राज़ील का एक शहर है जिसका पूरा नाम है रियो डी जेनेरियो। ठीक है। दूसरा भी एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, ये कनाडा में है। तीसरा है पेरिस जो कि फ्रांस में है। और चौथा है टोक्यो, ये है जापान की राजधानी। ठीक है। तो ऐसे तो उत्तर जानना है तो आप तुरंत मैं आपको ऐसे उत्तर बता देता हूँ कि सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो रियो सम्मेलन में दिया गया था। लेकिन इससे बात बनती नहीं है। पहले तो हमें समझना होगा कि सतत विकास होता क्या है ना, और इसके लिए सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो थोड़ा हम लोग इसको डिटेल्स में जाते हैं तो आपकी समझ स्पष्ट हो जाएगी। बच्चों, मैं आपको बता रहा था सतत विकास के बारे में। तो बड़े ही सामान्य शब्दों में मैं इसे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सतत विकास का अर्थ होता है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना। देखिए, बात थोड़ी आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन आप उसको ऐसे समझिए कि इस धरती पर जो भी संसाधन हैं उसको वर्तमान पीढ़ी इस तरह से उपभोग करे, उसका उपयोग इस तरह से करे कि आने वाली पीढ़ियों को कष्ट नहीं हो। बात समझ में आई? इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से एक बार सुन लीजिए। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना क्या है? सतत विकास है ना। कहने का मतलब यह है कि धरती के अंदर कोयला है, उस कोयले को हमारी पीढ़ी ही समूचा समाप्त कर दे। धरती के नीचे तांबा है, लोहा है, लौह अयस्क है, मैंगनीज है, पेट्रोलियम है। चलिए हम पेट्रोलियम की ही बात करते हैं। मान लीजिए कि अगले 50 वर्षों में हम लोगों ने समूचे पेट्रोलियम को ख़त्म कर दिया, तो क्या दुनिया में आने वाली जो पीढ़ियां होगी उनका क्या होगा? उनके लिए हम क्या बचा के रखेंगे? बात समझ रहे हैं? तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि सतत विकास का मतलब क्या होता है। सतत विकास का मतलब होता है कि विकास इतनी समझदारी से होनी चाहिए कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को समस्या कम आए, नहीं के बराबर आए, और आने वाली पीढ़ियां भी जो है
संसाधनों का सही उपयोग, सही उपभोग कर सके। ठीक है, यही होता है सतत विकास की अवधारणा। तो बच्चों, अब चलिए, अब बातें आपको समझ में आ जाएगी कि सतत विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में दिया गया था। तो पहला देखिए है रियो, हालांकि इसका उत्तर भी रियो ही होगा। तो रियो के बारे में मैं बता देता हूँ कि रियो जो है, रियो का पूरा नाम रियो डी जनेरियो है। ठीक है, यहाँ पर सन 1992 में, है ना, 1992 में, आज से लगभग 28 साल पहले एक वर्ल्ड समिट हुआ था, यानी कि एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और उसमें विश्व के 172 देश जो हैं उसमें भाग लिए थे। अब क्यों भाग लिए थे? अभी अभी मैं बता रहा हूँ कि सतत विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। तो पर्यावरण में प्रदूषण के कारण जो है पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, वो तो आप समझ रहे हैं। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यही स्थिति बनी रही तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, है ना, जिनमें पृथ्वी पर प्राणियों और वृक्षों का बने रहना भी मुश्किल होगा, और इस प्रकार से जो है मानव सभ्यता वो और मानव जीवन वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में विश्व के 172 देश शामिल हुए थे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, इस संबंध में यदि और आप ज़्यादा जानना चाहेंगे तो अपने शिक्षक से भी इस पर बात कर सकते हैं कि रियो सम्मेलन में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। इतना याद रखिए कि रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, ब्राज़ील देश में हुआ था, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, और इसमें 172 देश शामिल हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल। तो चलिए थोड़ा मॉन्ट्रियल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कुछ तो बात ऐसी है जिसके लिए मॉन्ट्रियल का भी नाम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मॉन्ट्रियल एक्चुअली जो शहर है वो कनाडा में है। ठीक है, और उस कनाडा देश में, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, उसी प्रकार का एक सम्मेलन मॉन्ट्रियल में भी हुआ था। तो जो मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ था वो दूसरे उद्देश्य से हुआ था। स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है ओजोन परत क्या होता है? यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो धरती है, तो उस धरती के चारों ओर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल को सुरक्षित रखने का जो काम है ओजोन गैस की परत करती है। और इस ओजोन गैस की परत में यदि किसी प्रकार से छिद्र हो जाए, किसी प्रकार से हानि हो जाए, तो पराबैंगनी किरणें जो है धरती पर आती है और धरती पर बहुत प्रकार से मानव विनाश का कारण बनती है। यानी कि ओजोन परत का होना, ओजोन लेयर का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ओजोन परत में आखिर इस प्रकार से क्षति क्यों पहुंच रही है? तो क्षति पहुंचने का कारण है पूरे विश्व में औद्योगिकरण और प्रदूषण। प्रदूषण के कारण CFC गैसें निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकलती है, जो कि वायुमंडल में मिलने के बाद ओजोन परत को नष्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओजोन परत को क्षीण करने वाले जो पदार्थ के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जो एक संधि हुई थी, है ना, ये जो संधि हुई थी 1987 में हुई थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मतलब ये वाला जो मॉन्ट्रियल वाला जो प्रोटोकॉल था 1987 वाला,
उसमें जिस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मतलब तैयार किया गया था, यदि उसका पालन दुनिया के सभी देश करें तो सन 2050 तक ओजोन परत में जो भी हानि पहुंची है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, उसमें विश्व के 196 देश भाग लिए थे। कहने का मतलब दुनिया के सभी देशों को डर है कि ओजोन का जो लेयर है, ओजोन की जो परत है, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, और यदि है तो इससे मानव विनाश का कारण बनेगा एक ना एक दिन, है ना। तो अब आप समझ चुके होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो सतत विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों, जब पेरिस की बात आती है तब हमें आता है याद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जिसको हम लोग SDG कहते हैं। ठीक है, तो जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, इसके अंतर्गत 2030 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और ये सम्मेलन हुआ था पेरिस में। ठीक है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, और इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। बच्चों, पेरिस सम्मेलन में, जो कि अगस्त 2015 में हुआ था, उसमें 193 देश शामिल हुए थे, और उसमें कुल 17 लक्ष्य रखा गया था, 17 लक्ष्य। आप कहेंगे कि कौन कौन से लक्ष्य थे भाई, 17 कौन कौन सा लक्ष्य था? और इस लक्ष्य का विश्व समुदाय से कोई मतलब था कि सिर्फ पेरिस से मतलब था? नहीं, इसका संबंध पूरे विश्व के साथ था, और है भी, है ना। तो वैसे पूरे 17 तो नहीं, लेकिन मैं कुछ पढ़ता हूँ, आप कुछ बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, माने गरीबी का जो भी रूप है उसको समाप्त करना। ये कब तक के लिए है? सन 2030 तक के लिए है। उसके बाद है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि, है ना, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन, है ना, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, मैं जैसा बताया कि 17 चीज़ें इसमें शामिल की गई। सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें SDG के अंतर्गत शामिल की गई थी। तो बच्चों फिर से याद करिए, रियो सम्मेलन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, पेरिस सम्मेलन 2015। ठीक है, अब एक रह गया टोक्यो, है ना। बच्चों, जो अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है टोक्यो, वहाँ टोक्यो तो नहीं होना चाहिए, वहाँ क्योटो होना चाहिए। क्योटो भी जापान का शहर है और टोक्यो भी जापान का शहर है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। ठीक है, रियो सम्मेलन क्या है? सतत विकास के लिए है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ओजोन परत के संदर्भ में है। और पेरिस सम्मेलन क्या है? सतत विकास गोल के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, है ना। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है स्टूडेंट्स, वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इसका संबंध 1997 से है।
1997। ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यदि आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे कहिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों की राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1997 और 2005। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में हैं। दिसंबर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया था। खैर चलिए, वो अलग बात है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे पहले प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं रियो। अब देखिए क्या बताता है। चलिए, हमारा उत्तर सही है ना। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में हम लोगों ने 12 मिनट का समय लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अच्छी तरह से समझे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, दक्कन लावा पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? दक्कन लावा पठार मतलब काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, तेलंगाना में तो नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं, पंजाब में तो हो ही नहीं सकता है। तो होगा कहाँ? महाराष्ट्र में। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। तो इसका उत्तर महाराष्ट्र होगा। देखिए हम लोग चेक करते हैं क्या होता है। वाह, चलिए उत्तर हमारा सही है। देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? बच्चों, क्या आपको मालूम है कि भारत में पेट्रोलियम जो है किन किन स्थानों से निकाला जाता है? तो आपको पता होगा, आसाम में असम राज्य के दिग्बोई क्षेत्र में है और गुजरात राज्य के अंकलेश्वर क्षेत्र में है। इसके अलावा महाराष्ट्र कहना तो ठीक नहीं होगा, अरब सागर में बॉम्बे हाई का जो क्षेत्र है, मतलब एक समंदर में, मुंबई से 190 किलोमीटर और पश्चिम की ओर समुद्र में, उसको बॉम्बे हाई बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ उड़ीसा तो होगा नहीं, उड़ीसा में कोई पेट्रोलियम नहीं निकाला जाता है, राजस्थान में भी नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? असम होगा। ठीक है। अब देखते हैं उत्तर हमारा सही है कि नहीं। जी हाँ, हमारा उत्तर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कोयला जो है वो धरती के नीचे वो एक जैव पदार्थ है। वो आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर बहुत बड़े बड़े वन थे, फॉरेस्ट थे। वे फॉरेस्ट जो हैं, वो जंगल जो हैं, वो ज़मीन के नीचे दबते चले गए और वो ज़मीन के नीचे ही रह गए। वो कायांतरित हो गए, उनका रूप परिवर्तन हो गया और वो कोयले में तब्दील हो गया, है ना। तो कोयला नवीकरणीय तो है नहीं, पानी की तरह चक्रीय भी नहीं है, अजैब यानी चट्टान की तरह ये अजैब भी नहीं है, ये होगा जैव। तो इसमें जैव को हम लोग चिन्हित करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। ये हमारा उत्तर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात है, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेस, है ना।
धरती के नीचे पाया जाने वाला कोई भी खनिज, उसको हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। पानी भी एक प्रकार से रिसोर्स है, ऊर्जा भी एक प्रकार से रिसोर्स है, और ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो भी एक प्रकार से रिसोर्स है। जमीन के नीचे से पाया जाने वाला यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीज़ें ये भी रिसोर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है, हमसे आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात है, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य। संभाव्य तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? संभाव्य मतलब ये तो अनिश्चित सी बात है कि कितना संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, कितना नहीं, ये हमें पता नहीं है, तो वो संभाव्य में आएगा। अज्ञात भी नहीं होगा, परिवर्तनशील भी नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए वास्तविक। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं हमारा उत्तर सही है कि गलत। हमारा उत्तर सही है जी। अब चलिए, वाह, हमारा उत्तर सही है और हमारा स्कोर 5:5 भी है। 5 में 5 अंक हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको भी जो वर्कशीट है, उस वर्कशीट के अनुसार आपको दीक्षा ऐप के अंतर्गत जो वर्कशीट दिए गए हैं उन वर्कशीट को हल करना है और उसको समझते हुए हल करना है। समझाने का काम मैं करूँगा, आप खुद से भी आप उत्तरों को देखने का प्रयास करिए, गूगल में भी उसका उत्तर जानने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप दूसरे चैप्टर्स के जो वर्कशीट हैं उनको आप ज़रूर पूरा करेंगे। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरह से। हालांकि भूगोल विषय में मैं बता दूं कि कुल 6 चैप्टर आपको पढ़ाई करने हैं। 6 चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 को आपको छोड़ देना है। चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना है, उसके बाद 3, 4 और 6, कुल 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। और 2 चैप्टर आपके लिए 2020-21 सत्र में जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, 8 बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये 2 चैप्टर विलोपित कर दिए गए हैं और 4 चैप्टर की पढ़ाई करनी है। इसी तरह से सभी विषयों में ऐसा किया गया है कि कुछ कुछ चैप्टर्स को बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चूँकि स्कूल बंद हैं और पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए कुछ चैप्टर्स को विलोपित किया गया है। तो ठीक है बच्चों, यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और निश्चय ही आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और हमारे विश्वास को भी आप बनाए रखेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।